मतलब स्टूडेंट्स पूरे जुड़ गए ना सारे? मॉर्निंग, वेलकम टू द सम बेसिक concepts of chemistry lecture. Today I am just the basic introduction of chemistry. What is chemistry? It is the branch of science that deals with the form and properties of matter and substances. First, you should know what is matter. Matter is anything in the universe that occupies space and have mass, or the things which can be felt by our any one of our senses. सारी चीजें पूरे ब्रह्मांड में जिनका कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं या जिनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो हमारा क्या होता है? मैटर. तो ऐसी साइंस की वो मैटर की फॉर्म वो किस फॉर्म में है, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, और उनकी प्रॉपर्टीज को डील करता है या किस तरीके से ये स्टैंड्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारा क्या है? केमिस्ट्री. There are so many branches of chemistry, but up to 11th or 12th level, we will study basically three main branches: organic, organic, or physical. Organic, it's study of hydrocarbon and their derivatives. मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट है. For example, methane, CH4. It contains carbon as well as hydrogen. And organic compound. Next, ये डेरिवेटिव्स, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन ले ली, फ्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया या ऑक्सीजन ले लिया, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इनके डेरिवेटिव्स. तो आपके पास केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली लिविंग बीइंग्स में से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है जनरली. नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ के या ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें बहुत कम अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, they are in chemistry. My dear students, somebody's mic is open. Please mute it. It will creating the disturbance in the lecture. Except कार्बन. कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, इनको छोड़ के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर बाकी सब कंपाउंड प्रेजेंट है या उनमें कार्बन होगा या बहुत बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, you have studied acid, base and salt in 10th class. These all are inorganic compounds. Next, physical. It's the name suggests somewhat physics is applied here. तो जब हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने के लिए, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम फिजिक्स अप्लाई करते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स, ये आप चैप्टर अभी पढ़ेंगे 11th में, या द स्टडी ऑफ effect of a chemical structure on the physical properties of a compound. Chemical structure का किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे या एनी अदर, तो वो हम सब किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री. देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री. हम केमिस्ट्री को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? देखिए बच्चों, केमिस्ट्री कैन बी अप्लाइड इन किचन, केमिस्ट्री कैन बी अप्लाइड इन डाइजेशन प्रोसेस, केमिस्ट्री कैन बी अप्लाइड इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक इन लेदर इंडस्ट्री, in paper industry, in textile industry. Chemistry can be used in food preservatives. Chemistry can be used in baking. Chemistry can be used in hygiene. It's just all about the introduction of chemistry. Now I will start my today's topic, that is
law of chemical combination. This was all about the introduction of chemistry. Now I will start with law of chemical combination. You have to study 5 laws. First one is law of conservation of mass, which you have already studied in class 9. What does it states that mass can neither be created nor be destroyed. Mass of an atom can neither be created nor be destroyed. इसको हम समझते हैं by taking example. क्या ये कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सम ऑलवेज इक्वल, मतलब ना तो हम मास को बना सकते हैं ना हम मास को तोड़ सकते हैं. By taking this example, you will understand. Here, carbon reacts with oxygen. These are reactants. Combines to form product, that is carbon dioxide. अब इसी मास की एक another definition भी है. Sum of mass of reactant is equal to sum of mass of products. क्या कह रहा है ये लॉ? जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं, उन जितने भी रिएक्टेंट्स हैं इन रिएक्शन, उन सबके मास का सम किसके बराबर होगा? सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. जैसे इस रिएक्शन में तो एक ही प्रोडक्ट है. अब मैं आपको कहूँ प्रूव दिस लॉ इन दिस रिएक्शन. यू नो द मास ऑफ कार्बन इज 12 gram. Mass of oxygen is 16, but here 2 atoms of 16 are there. So 16 into 2, that is 32. So 32 plus 12, that comes out to be 44. So it is the mass of reactant. Now, here again, the mass of carbon is 12 and oxygen is 2 into 16. That comes out to be 44. So as you can see, here the mass of reactant comes equal to the mass of product. So this reaction follows the law of conservation of mass. What does it state? That sum of the mass of the reactant is equal to the sum of the mass of the product. Yeah, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. और अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी it's complete. This is your first law. It is given by Lavoisier. Your next one is law of, second law is law of definite or constant proportion. Definite means fixed, constant means fixed, proportion means ratio. So what does it law? This law states that in a pure compound, the first condition is your compound should be pure. In a pure compound, the same elements combines together and
फिक्स्ड रेशो बाय मास। ये क्या कह रहा है कि किसी भी प्योर कंपाउंड में जो अगर आप सेम एलिमेंट की बात कर रहे हो वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करेंगे, चाहे उस कंपाउंड का सोर्स आपने कहीं से भी लिया। बाय टेकिंग द बेसिक एग्जांपल ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द वाटर सैंपल फ्रॉम करनाल, from the Century School Garonda and from Panipat. From the three areas I have taken the pure sample of water. Here the ratio of hydrogen to oxygen is, what is the molecular what is the atomic mass of hydrogen? It's 1, but यहाँ पे 2 atom है तो we will take 2. It's 16. So what is their ratio? 1:8. My dear students, what does this law states that whether you are taking this water sample from anywhere, if it's pure, then their ratio will remain the same. Either you are taking rainwater, either you are taking sea water, tap water, if these all are pure, then their ratio is same. In a pure compound, the same elements combines together in fixed ratio by mass. Next comes to their question. इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है वो एक बार आप देख लीजिए. We can ask the definition of this law and also can ask the numerical. आप देखिए क्या है क्वेश्चन. किसी भी रिएक्शन में हमारा एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है. क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपका 0.243 gram of magnesium combines with oxygen to form 0.403 grams of magnesium oxide. हमने 2 एक्सपेरिमेंट करे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारा 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 0.403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 0.18 gram of magnesium again combines with O to form 0.302 gram of magnesium oxide. Show that this reaction follows the law of constant or definite proportion. How you can do this? क्या कह रहा है ये? हमने 2 एक्सपेरिमेंट लिए, दोनों में हमें मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड का अमाउंट बता दिया. अब ये कह रहे हैं कि हमें बताइए कि ये रिएक्शन कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रही है. तो इस रिएक्शन में बच्चों देखिए क्या हो रहा है. मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स यू MgO. तो हम कैसे लिख सकते हैं MgO. एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में कितना मैग्नीशियम है? 0.243 ग्राम. और कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड है? 0.403. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कितना मैग्नीशियम है? 0.182. और कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड है? 0.302. अगर अब मैं इस अमाउंट में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा. सो माइनस 0.403 में से हम 0.243 को माइनस करते हैं. दैट कम्स आउट टू बी 0.330. It's 6.1 point. So it will be 0.160. And in the same case इसमें से इसको माइनस करो 22021. ओके, ये हमारे पास आ गया ऑक्सीजन का अमाउंट. नेक्स्ट वी हैव टू सी द रेशो. क्या दोनों केसेस में मैग्नीशियम इस टू ऑक्सीजन का रेशो सेम आ रहा है?
अगर सेम आ रहा है तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को फॉलो कर रहा है। कैसे, देखिए, मैग्नीशियम वर्सेस ओ, कितना मैग्नीशियम है 0.243 डिवाइड्स बाय 0.160 in experiment number 1, and again in experiment number 2 0.182 divides by 0.120। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो नियर अबाउट आएगी 3:2 और ये भी क्या आएगी 3:2, सो इट विल बी इक्वल टू 1.5। अब यहीं तक ले लीजिए 1.5। तो आप जैसे कि देख सकते हैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स में जो हमारा रेशियो है दैट विल बी सेम। तो अब हमने यहाँ दोनों केसेस में प्रिपेयर किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, देयर रेशियो comes out to be same, so it follows the law of constant proportion। क्या था, हमें एक रिएक्शन गिवन थी, उनकी वैल्यूज गिवन थी, हमें ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया था, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को माइनस कर दिया तो हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट आ गया। After that I have taken their ratios comes out to be same, और sometimes approximations में आ जाए, जैसे 1.49 भी अगर आ जाता तो वो भी लगभग बराबर होता। So this follows the law of constant proportion। These two laws are clear। Your third law is law of multiple proportion। This law was given by John Dalton and law of constant proportion was given by Browse। मल्टीपल प्रपोर्शन, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। When two elements combines to form more than one compound, when two elements combines to form more than one compound, then the different masses of then the different masses of one element which combines with fixed mass of here's a simple whole number ratio to 1. Another. This definition looks so complicated, but after taking example, you will definitely understand it in a very easy way. ये थोड़ी सी बड़ी है, you have to learn this, लेकिन अभी मैं आपको example से समझाती हूँ तो आपको definitely बिल्कुल इसको करान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है, when two elements combines to form more than one compound। मैं साथ साथ example लेके बता रही हूँ। हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए जो आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, लाइक कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide। ये आप सबको पता है। कार्बन can also react with oxygen to form carbon monoxide। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। देन इसके बाद क्या लिखा है, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स। देखिए यहाँ कार्बन का कितना मास है
इस फॉर्मूले में 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है 16 to the 32। इसमें कार्बन का कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, इसमें किसका डिफरेंट है? देखिए कार्बन का मास तो सेम है दोनों एग्जांपल्स में, बट किसका मास डिफरेंट है? ऑक्सीजन का। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर। तो यहाँ पर डिफरेंट मास है ऑक्सीजन का जो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, bears a simple whole number ratio to one another. My dear students, if I am taking the ratio of this oxygen to this, that is 32:60 or 16:32, that comes out to be 2:1 or 1:2। तो आप देख सकते हैं जो ये रेशो आ रही है ये बिल्कुल सिंपल है और completely whole ratio है। I am again repeating this law because it is quite difficult. When two elements combines to form more than one compound, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जैसे इस केस में ऑक्सीजन के अलग अलग मासेस थे जो कि एक फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी? फिक्स। मैं आपको ऑक्सीजन टू फॉर्म, मैं बैलेंस में लिख दी H2O, and hydrogen can also react with oxygen to form hydrogen peroxide. Here the ratio of hydrogen to oxygen is 2:16. Here it is 2:32. So आप देख सकते हैं यहाँ किसका रेशियो डिफरेंट है? अगेन ऑक्सीजन। किसका मास सेम है? अगेन हाइड्रोजन। सो डिफरेंट एलिमेंट्स जो फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं उनकी आपस में आप रेशियो देखिए कितनी है? अगेन 16:32. So that comes out to be 1:2. Is it clear? कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है और कैसे? तो देखिए यहाँ आपको दो एक से ज्यादा कंपाउंड दे रखे हैं। अब हमें ये चेक, जब आप यहीं से ट्रिक है ये एक से ज्यादा कंपाउंड दे रखे हैं तो हमें उनका कहीं ना कहीं एक बार रेशियो चेक करना है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी एलिमेंट का मास देखिए फिक्स नहीं है, 28, 28, 28, बट दीज टू आर 40। देन व्हाट टू डू? हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये कितना हो गया? 28। और डेफिनेटली अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो इसके भी बढ़ेंगे, सो दैट आल्सो कम्स आउट टू बी 32। इन दिस केस आल्सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 28 एंड इट विल बी 64। अभी इस केस में मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, that comes out to be 28, 28, 28, 28, 28 in all the 5 cases. But ये होगा हमारा फिक्स मास। अब अगर मैं देख लेती हूँ यहाँ इन 5 की रेशो 16:32:48:64:80. These are the ratio, these are the masses of oxygen in all the 5 compounds. ये 16 का टेबल है, 1, 2, 3, 4, 5. So they all bears a simple whole ratio. So it follows the law of multiple proportion. I hope it's clear to you everybody. Next, fourth law. शिखा मैम। हाँ जी सर। My dear students, if you have any problem in the today's lecture, then please tell me. In all the 3 laws, हाँ जी मैम, जैसे हमें नोट्स करवाए गए, जैसे हमारी वीडियोस आ रही थी हमारी व्हाट्सएप पे, हाँ जी,
जितने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कराया है, इन सब में इनकी प्रपोज भी बताए गए हैं और किन्होंने इसको वेरीफाइड करा ये भी बताए गए हैं। My dear students, I am basically dealing with CBSE, not JEE mains. तो जितना आपको CBSE में रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी गिवन। तो मैम मतलब ये हमें एक्स्ट्रा करा रखा है? तरुण वो आप देखिए, मैंने आपको CBSE का होल सिलेबस कवर किया है, इनफैक्ट मोर देन CBSE। ओके मैम। एनी अदर डाउट इन द टॉपिक? और अगर किसी को एक्स्ट्रा पूछना है, he or she can contact me on WhatsApp or call me related to competitive exam. Any other query related to today's topic? नो मैम। So do practice मैम। हाँ जी बोलिए मैम जैसे नाइट्रोजन का मास हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऑक्सीजन का जी जी भी करना पड़ा था, तो उसके फॉर्मूले में भी कुछ चेंज होगा? नहीं, फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा ना बेटे, मैंने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज किया है। जो हम बैलेंसिंग करते थे ना 10th में, जैसे मैंने नाइट्रोजन लिया, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, ठीक है, बैलेंस कर दिया। मुझे दिख रहा है अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन करके 2 मोल बना रहा है, तो अगर मैंने नाइट्रोजन को डबल कर दिया तो बेटा मुझे इसको भी तो करना पड़ेगा ना। 6, ये क्या हो गया 4, तो क्या इसके फॉर्मूले पे चेंज आया? नहीं, मैंने सिर्फ क्या चेंज करा उठा के, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ही पूछ रहा था मैं फॉर्मूला का। चेंज होंगे बेटे, आपने फॉर्मूला पूछा ना, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। कोफिशिएंट कोफिशिएंट will definitely change. Formula can never be changed while balancing the equation. Their stoichiometric coefficients can be changed. वो तो हमें बैलेंस करने के लिए चेंज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये डबल हो रहा है तो इसके भी तो हमें डबल मोल्स चाहिए ना इसको 4 बनाने के लिए, अदरवाइज हमारा ये एक्सेस में रह जाएगा और ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एनी अदर डाउट? फिजिकल कंपाउंड बता दो मैम, जो आपने शुरू में वो इम्प्योर प्योर और फिजिकल बताया था। अच्छा बेसिक देखिए बच्चों, हम केमिस्ट्री को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। You are asking about branching chemistry ना? Yes मैम, फिजिकल। अच्छा फिजिकल। Physical chemistry basically deals with the effect of chemical structure on the physical properties of a compound. किसी भी chemical structure का उसकी physical properties पे क्या फर्क पड़ता है उसे हम physical chemistry में पढ़ते हैं। जैसे melting point का क्या फर्क पड़ रहा है, boiling point का क्या फर्क पड़ रहा है, या हम जब physics के कुछ laws पर apply करते हैं macroscopic properties को deal करने के लिए, studies करते हैं हम physical chemistry में। Okay, is it clear now? Okay. Yes ma'am. Okay. Any other doubt?